नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में आज 142 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग। भवानीपुर में टिकी सबकी नजरें। ममता ने बीजेपी पर लगाए आरोप तो सुवेंदु ने भी पूछा, भीड़ के साथ क्यों घूम रही है ममता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। थोड़ी देर में हरदोई में करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली से एयरफोर्स के विशेष विमान में लेह पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। यूएई के ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा। होर्मुज ब्लॉकेड के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। और थॉमस कप में आज भारत का सामना चीन से। पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम की नजर ग्रुप में शीर्ष पर जगह बनाने पर। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से। यहां पर इस वक्त जो अहम खबर आ रही है, भवानीपुर में आमने सामने आए ममता और सुवेंदु। हम जानते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दे रहे हैं सुवेंदु अधिकारी। और यहां पर बंगाल चुनाव से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आज वोटिंग वाले दिन दोनों आमने सामने आ गए। ममता सुवेंदु के बीच जुबानी जंग को लेकर भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर ममता के आरोप भी लगातार जारी हैं। लगातार ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया है चुनाव आयोग को और केंद्रीय बलों को। और आज बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान और निर्णायक चरण की वोटिंग के दौरान भी एक बार फिर हमलावर नजर आई ममता बनर्जी। सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर जड़े आरोप। धारा 163 लागू तो भीड़ के साथ क्यों है ममता बनर्जी। यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ममता बनर्जी कुछ लोगों के साथ चलती भी नजर आई वोटिंग डालते समय। और ऐसे में यहाँ पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि जब धारा 163 लागू है तो ऐसे में भीड़ के साथ क्यों चल रही है, क्यों घूम रही है ममता बनर्जी। ऐसा सुवेंदु अधिकारी ने सीधे उन पर आरोप लगाया है। भवानीपुर पर इस वक्त सभी की नजर है जहां पर बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी को सीधी टक्कर यहां पर सुवेंदु अधिकारी ने दी है। भवानीपुर में ममता और सुवेंदु का आमना सामना हुआ। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसी को लेकर इस वक्त गहमा गहमी जारी है। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी और सुवेंदु का आमना सामना पहले भी ऐसा हो चुका है जब रैली के दौरान ममता बनर्जी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिना रैली किए भागती भी नजर आई थी। मन से उन्होंने कहा था कि आज नहीं, मैं बाद में आके रैली करूंगी और फिलहाल मैं जाती हूं। उस वक्त भी दोनों साथी, दोनों का आमना सामना होते होते रह गया था जब सुवेंदु अधिकारी आए थे वहां पर एक सभा को संबोधित करने और ममता बनर्जी भी एक रैली को संबोधित करने आ रही थी। भवानीपुर पहले से ही कहा जा रहा है भवानीपुर इस बार की चुनाव का हॉट सीट है क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दिया है सुवेंदु अधिकारी ने। और चुनाव के दिन वही देखने को मिला। चक्रवेलिया में आई थी ममता बनर्जी और आकर वो चुनाव आयोग के खिलाफ, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ आरोप लगा रही थी। कुछ देर बाद ही वहां पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पे वोटर्स के साथ मीट किए, बात किए और उस दूरी में ही जब सीएम यहाँ पे है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। और एक तरीके से जो टक्कर की बात किए जा रही थी वो एकदम चुनाव भवानीपुर के चुनाव के दिन देखने को मिला। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता।
और आइए सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ दत्ता का, इस वक्त भवानीपुर में मौजूद हैं सौरभ। सौरभ, यहाँ पर भवानीपुर यानी कि भवानीपुर में जिस तरह की निर्णय आता है उसी से पश्चिम बंगाल के जो सत्ता है कहीं ना कहीं वो तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर आज सुबह की बात करें, जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि दोनों आमने सामने आ गए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी, जिस तरह का रोचक और तीखा मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर आज भी लोगों को देखने को मिली। जया जी, कुछ देर पहले आप एक इंसिडेंट का जिक्र कर रही थी, वो कैंपेन की वक्त कि ममता बनर्जी भवानीपुर में कैंपेन करने आई थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि बीजेपी का माइक इतने जोरों से बज रहा है कि मैं रैली सभा को एड्रेस कर नहीं पाऊंगी, तो वो उतर गई। वो जगह भी यही है, मैं जहां खड़ा हूं वहीं पर वो मंच था और यहीं से वो उतर गई थी। और आज जो सुबह हुआ वो जगह भी यही है। जिस भवानीपुर के बारे में सारा बंगाल, सारा देश में चर्चा है कि इस बार आमने सामने है, ममता बनर्जी को सीधा चुनौती दिया है शुवेंदु अधिकारी ने। 2021 में ममता बनर्जी गई थी नंदीग्राम और इस बार शुवेंदु अधिकारी आ गए भवानीपुर में। और इस कॉन्टेस्ट को लेकर जब सबकी नजर गड़ी हुई है भवानीपुर के ऊपर, जो भवानीपुर में क्या होगा, क्या चल रहा है, तब आज सुबह देखने को क्या मिला। हर साल इलेक्शन में जो देखने को मिलता है, पिछले इलेक्शंस में जो देखने को मिलता है कि ममता बनर्जी 2 बजे के बाद या फिर 3 बजे के बाद निकलती है अपनी घर से, वोट देने जाती है, जहां पे उनका वोट है वहां पे वो वोट देती है, फिर आकर वो मीडिया से बात करती है, उनका क्या पूरे इलेक्शन को लेकर उनका क्या नजरिया है, क्या वो समझ रही है, वो सारी बातें वो करती है। इस बार पहली बार देखने को मिला, सारा मीडिया हैरान था। कल तक सबके पास कोई खबर नहीं था, शेड्यूल यही दिया गया था कि 3 बजे वो मतदान करने निकलेगी, लेकिन आज सुबह सुबह वो पहले मेयर फिराद हकीम के घर पहुंच गई और जाकर वहीं से गाड़ी पे लेकर वो कही कि मैं बूथ बूथ घूमूंगी। और फिर यहाँ पे चक्रबेड़िया जो जगह का मैंने मेंशन किया वहां पे वो आई और यहाँ पे असीम बसु है टीएमसी के काउंसिलर, उनके घर गया कि उनका कहना था कि कल रात असीम बसु के यहाँ पे सेंट्रल फोर्स आया था तो उनको घर से निकल नहीं दे रहा था, ऐसा उनका आरोप था। और अभी असीम बसु का स्त्री भी भवानीपुर थाने में गई है कंप्लेंट दर्ज करने के लिए इस मामले को लेकर, वो बात अलग है। लेकिन फिर क्या देखने में मिला, फिर आया कहानी में ट्विस्ट। ममता बनर्जी यहाँ बैठी है और इस रास्ते से, मैं राकिब को बोलूंगा जरा अपनी कैमरे को यहाँ पर दिखाए कि इस रास्ते से शुवेंदु अधिकारी का जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रोक गया, यहाँ पे आके उन्होंने रोक दिया। फिर यहाँ से वो गाड़ी से उतरे और गाड़ी के उतर कर चलते पूरे ये जो रास्ता है जहाँ पे मैं पहले खड़ा था वहां पे ममता बनर्जी आप समझिए बैठी है और इस रास्ते से वो निकल गए। और जो देखने को मिला, फिर उन्होंने रिएक्शंस दिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया कि वो वोट के दिन भारी संख्या में लोगों को लेकर, कार्यकर्ता को लेकर घूम रही है। तो ये बात है, लेकिन ये जो छवि है यही बंगाल की छवि है। आप मानो, आप तस्वीर मानो कि राज्य की सीएम यहाँ पे बैठी है और एकदम उनके 100 मीटर की भी दायरा नहीं, 50 मीटर के दायरे से नेता प्रतिपक्ष जा रहे। आगे क्या होगा 4 मई, वो तो 4 मई पता चलेगा। लेकिन ये जो आमने सामने जैसे मैदान में होता है स्लेजिंग, तुम अगर मुझे चुनौती दोगे तो मैं भी तुम्हें ही चुनौती दूंगा, वो जो दृश्य है वो सिर्फ एक भवानीपुर में, चक्करबेड़िया में नहीं हुआ। आज पूरे 142 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां जहां भाजपा के कार्यकर्ता है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक जोश देता है कि देखो भवानीपुर में सीधा ममता बनर्जी को टक्कर देने की जगह में भाजपा पहुंच गई है। तो ये बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल की जो इलेक्शंस है, उसके लेकर ये जितनी बार बंगाल की इलेक्शन का जिक्र होगा, आज का दिन जिक्र होना ही है। जया जी। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर 5 साल पहले ममता बनर्जी के किले में सेंध लगी थी और जिसकी कसक आज भी साफ तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रही है। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे कुछ और खबरें भी आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि खानाकुल विधानसभा क्षेत्र से आ रही है खबर, जहां वोटिंग के दौरान उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक व्यक्ति पर आईएसएफ के एजेंट के रूप में मतदान केंद्र में घुसने का आरोप लगा। पकड़े जाने के बाद वह व्यक्ति मौके से भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। तो बंगाल से लगातार बड़ी चुनावी खबर लगातार आ रही है। सौरभ, यहां पर चुनाव
चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह हम सुरक्षा बलों की तैनाती देख रहे हैं, वेबकास्टिंग हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो रास्ते हैं वोटिंग बूथ के, वहां पे भी सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर इस समय हम बात करें किस तरह से इस वक्त मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और क्या कुछ खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। या जी देखिए, सैकड़ों नजर इस बार ये जो 40,000 से ज्यादा बूथ है उस बूथ पे नजर लगाए रखे हैं। बूथ पर बूथ पर वेब कास्टिंग का वेब कैमरा तो है ही, साथ ही साथ चुनाव आयोग का एक कंट्रोल रूम है, जिस कंट्रोल रूम से पूरे जो 142 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो 40,000 से ज्यादा बूथ है, उसमें देखा जा रहा है। और सीआरपीएफ का एक कैंप अलग से है, जहां पर भी अगर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, कोई कंप्लेन आता है तो तुरंत वो भी मूव कर रहे हैं वहां से। इस जगह सुबह से लेकर अब तक जो खबरें आ रही है, चाहे खानाकुल हो, डायमंड हार्बर फॉल्टा हो या फिर कोई और जगह हो, वहां पे छोटे सुबह से कुछ बूथ जैमिंग का आरोप था। पानीहाटी का, जहां पे रत्ना देवनाथ खड़ी हुई है, जो आरजी करके मृतक डॉक्टर की मां है, और वहाँ पे थोड़ा टेंशन वाला खबर आ रहा था कि वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के वोटर्स को धमका रहे थे, डरा रहे थे, तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स पहुंच गई है। तो और ऐसे ही कुछ घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं आ रही है। फॉल्टा वाला जो घटना है डायमंड हार्बर में, वहाँ पे बीजेपी का जो ईवीएम है, वहाँ पे बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के जो बटन है उस बटन को टेप से बंद किया गया है, टेप लगा दिया गया है। तो ये सारी जो आ रही है कि एक के बाद एक, वो उसका जायजा कमीशन भी कर रहा है, हर वक्त कर रहा है, हर पल कर रहा है। और साथ ही साथ जैसे ही उसको रिजॉल्व हो रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से वो मैसेज भी आ रहा है कि ये रिजॉल्व हो गया है, चाहे वो स्लो वोटिंग का कंप्लेन हो या फिर कुछ और हो। लेकिन तो हर एक जो भी अगर कोई शिकायत आ रही है तो उसका तुरंत संज्ञान यहाँ पर लिया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरें यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दूसरे चरण के लिए मतदान जोर शोर से जारी है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मित्रा संस्थान पहुंचकर अपना वोट डाला है। तस्वीरें हमारे पास आई हैं। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल मतदान केंद्र पर मतदान किया। और वहीं एक एक वोट की ताकत इतनी है कि वो सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो तस्वीरें हम देख सकते हैं कि टीएमसी नेताओं की वोटिंग की तस्वीरें हैं यहाँ पर। हर एक वोट बेहद जरूरी है। तो तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच तमाम जो नेतागण हैं वो भी पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी और महुआ मोइत्रा ने मतदान किया। एक एक वोट की ताकत का हमें एहसास है कि इतनी होती है एक एक वोट की ताकत कि वो सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोलकाता में इस्कॉन से जुड़े भिक्षु, इस्कॉन से जुड़े ये जो भिक्षु हैं वो भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए मतदान केंद्र तक पहुंचे। लोगों को जागरूक भी उन्होंने किया कि मतदान करें। वहीं कोलकाता में नन भी वोट्स डालने के लिए सेंट मेरी चर्च स्कूल पहुंची। तो आध्यात्म के साथ लोकतंत्र का ये पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी एक सुंदर तस्वीर बंगाल के हावड़ा से आई है, जहां बारिश के बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। लोग छाता लेकर मतदान के लिए कतारों में खड़े रहे। लोकतंत्र के इस खूबसूरत तस्वीर को आप देखिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तपती धूप में, भारी गर्मी में, बढ़ते पारे में लोगों को वोट करना होगा, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व को देखते हुए आसमान भी मेहरबान हुआ और बारिश हुई, और उस बारिश ने भी उनका उत्साह कम नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने कोलकाता में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का त्योहार है, यही हमारी धरोहर है। चुनाव आयोग और सभी लोगों को बधाई। चुनाव आयोग कई महीनों से मेहनत कर रहा है। तो बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने अपने कोलकाता में अपना वोट डाला। नहीं, देखिए, ये तो त्योहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्योहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है।
मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स हैं ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और तृणमूल कांग्रेस की नेता और दमदम उत्तर सीट से विधानसभा उम्मीदवार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी मतदान किया। किस तरह से इस वक्त मतदान की प्रक्रिया आगे चल रही है आपको बता रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिकंदर और माकपा नेता दीपसिता धार और चंद्रिमा भट्टाचार्य के बीच है। हमारे साथ इस वक्त अमरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, सौरभ दत्ता भी मौजूद हैं। अमरेंद्र, सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं, आप कहां मौजूद हैं और किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। देखिए जया, मैं इस समय कोलकाता पोर्ट सीट पर मौजूद है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जा सकती है। ये कोलकाता शहर का इलाका है जहां पर मध्यम वर्ग और व्यवसायिक के साथ साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक है। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इस समय मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के बाद मौसम खुल गया है, बूंदेबांदी हो रही थी और ये देखिए लंबी कतारें आगे तक दूर तक लंबी कतारें हैं और कई लाइनों में लोग दे रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था की है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए इसके अलावा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और सबसे अच्छी लोकतंत्र की इस तस्वीर में एक खूबसूरती नजर आती है कि मैं अभी पिछले बूथ पर जहां पर था, एम्बुलेंस दो एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में बीमार लोग आकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए जो ये इस बार का जो पूरा देखें तो इस सीट की खासी अहमियत इसलिए भी मानी जा सकती है कि टीएमसी का एक मजबूत किले के तौर पर से देखा जा सकता है। 3 बार के विधायक फरीद हाकिम हैं जो वर्तमान में ममता सरकार में मंत्री हैं और यहाँ के मेयर भी रहे। दूसरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर राकेश सिंह को उतारा है और राकेश सिंह युवा फेस हैं और जो परिवर्तन और बदलाव की जो मुद्दे हैं उसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरी सीट पर। और बल्कि क्योंकि कोलकाता का शहरी इलाका है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पोर्ट का इलाका है, तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और वही मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में है। टीएमसी के अलग दावे हैं। टीएमसी का कहना है कि उन्होंने विकास किया और मौका मिलेगा तो आगे उनको विकास करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कट मनी और भ्रष्टाचार और कई घोटालों की बात भी कर रही है पूरे प्रचार के दौरान। लेकिन मतदाताओं का जोश और मतदाताओं का जो उत्साह है वो पूरी तरह से उत्साह से लवरेज है, अपने मुद्दों पर सरकार चुनने आए हैं। और सबसे अच्छी बात, जो भय मुक्त जो फेयरलेस इलेक्शन की तस्वीर होती है, इस कोलकाता पोर्ट से हमेशा ऐसी घटनाएं सुनने को आती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल फेयरलेस इलेक्शन हो रहा है। अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज्यादा। देखिए अभी हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यकों ने वोट किया। आपने वोट किया, दिखाइए ये वोट करके आए हैं, आपने बिल्कुल फेयर तरीके से वोट किया है। हाँ इंशाल्लाह, कोई ऐसा बात नहीं, कोई बहुत आराम से वोट दिया, बहुत मतलब कोई सरकार से कोई ऐसा बात नहीं है, बहुत बढ़िया वोट दिया गया इंशाल्लाह। लगभग विकास की बात होती थी इस सीट पर कोलकाता पोर्ट पे, तो विकास का मुद्दा ही है आपके जहन में? नहीं, विकास का ही मुद्दा है। असल तो जो मकसद है कि सारा जो है कि पूरा बंगाल में अमन शांति रहे और उसका नाम है सब चैन सुकून रहे, हर व्यवहार हर लोग हर जात का लोग आराम से रह सके, इसके लिए वोट दिया गया है। बड़ी बात देखिए जया, कितनी बड़ी बात इन अल्पसंख्यक ने किया है। ये अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, मैंने जैसा आपको बताया, अमन चैन शांति और पहली बार ऐसी बात कि पूरे बंगाल में अमन रहे, विकास रहे, इस तरह के मुद्दों को लेकर मतदान करने आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे कि बाकायदा अल्पसंख्यक महिलाएं आ रही हैं और फेयरलेस, क्योंकि पैरामिलिट्री की फोर्सेस है, कोलकाता पुलिस की फोर्सेस है। मेरे सुनील कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए 2 महिलाएं वोट करके आ रही हैं और 2 महिलाएं वोट करने जा रही हैं और जो उनके चेहरे पे सुकून है, जो उत्साह है, जो लवरेज है, वो ये बताता है कि लोकतंत्र के महापर्व में इस तरह की तस्वीर उत्साहित करती है। और दूसरी एक जो अहम बात जो अभी भाई साहब ने कही कि अमन चैन के साथ विकास, और विकास इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि जो एजेंडे थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार उनको पूरा करने में कामयाब नहीं रही। और यही विकास का मुद्दा आम जो बंगाल की जनता है वो चाहती है, पश्चिम बंगाल की जनता भी यही चाहती है कि यहाँ विकास हो और डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रीज है, जो पलायन है, जो रोजगार करने के लिए जो युवा पढ़ता है और बाद में फिर नौकरियां कहीं और करता है। अभी मेरी एक बूथ, टॉलीगंज एक बूथ है जहां पर मैं बात कर रहा था, हालांकि वो टॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हब है, पढ़ी लिखी आबादी है
उनमें से एक फर्स्ट टाइम वोटर जो बच्ची थी, उनसे बात हुई, उसने बहुत इम्प्रेस करने वाली बात कही कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं दुर्गा पूजा का त्यौहार अपने घर पे मनाऊं, ना कि मैं सिर्फ दुर्गा पूजा मनाने के लिए बंगाल आऊं। मैं यहीं रहूं, यहीं व्यवसाय करूं, यहीं नौकरी करूं और दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार में बिल्कुल रोजगार विकास ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर युवा और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर चुनाव आयोग की व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, मुद्दों को लेकर बात हो रही है, खासतौर पर महिलाओं की जो बड़ी संख्या में हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है कतारों में। किस तरह से आप देख रहे हैं महिलाएं इस वक्त बहुत ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकल रही हैं, वोट कर रही हैं? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इस बार के चुनावों में भी। जया जी देखिए, बिल्कुल सुबह से आप चाहे दमदम की बात कीजिए, आप जोराशाखो की बात कीजिए, या फिर कोलकाता बंदर या फिर टालीगंज, आप जहां भी जाएंगे वहीं पर सुबह से देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ साथ कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, वोट देने के लिए खड़े हुए हैं और एकदम सुबह सुबह आ गए हैं वोट देने के लिए। कुछ महिला से हम बात भी किए हैं और उनका साफ तरीके से कहना है कि जो महिला वोटर्स जो हैं उनको भी आप उनके एज ग्रुप को दो हिस्से में देखना पड़ेगा। एक तो जेंजी वोटर्स है जो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सुरक्षा तो एक बड़ा इशू है क्योंकि यहीं पर कस्बा का इंसिडेंट हुआ है, यहीं पर आरजीकर का इशू है। और दूसरा वो जेंजी का जो महिला वोटर्स है वो अपनी रोजगार की भी बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर रहकर अपनी पिता माता का ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अगर माँ की नजरिए से देखेंगे तो माँ का कहना है कि बेटी सुरक्षित है या नहीं, ये चिंता उनको सताती है और साथ ही साथ ये चिंता भी उनको सताती है कि जो कानूनी व्यवस्था है वो ठीक हो, गुंडाई कम हो। तो ये सारी बातें महिलाओं को बोल रही है, खुलकर बोल रही है और कहीं ना कहीं जाके तो महिला ये भी बोल रही है कि इस बार का तो चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्या होगा, आखिर परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। यानी परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा ये तय करने के लिए भी महिला वोटर्स वोट केंद्र तक गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और सौरभ हमसे जुड़ने के लिए। यकीनन इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में, तो बेहद सकारात्मक है, बेहद उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है। लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की बहुत सख्त यहाँ पर निगरानी के चलते ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, मतदान की प्रक्रिया बढ़ रही है, मौसम भी साथ दे रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पहले चरण का जो रिकॉर्ड परसेंटेज यहाँ पर कायम किया था बंगाल के वोटर्स ने, कहीं ना कहीं उसके पास या उसको टूटते हुए नजर आएगा। और तस्वीरें हम देख सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी वोट डालने पहुंचे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय, प्रख्यात अभिनेता, राजनीतिज्ञ, और यहाँ पर वोट डालने वो पहुंचे हैं कतार में लगकर अपनी टर्न का वेट करते हुए। तो हर आमो खास लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत कर रहा है क्योंकि हर एक वोट है ज़रूरी, हर एक वोट की अहमियत है। और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, वृद्ध वोटर्स, महिलाएं, 90 के ऊपर जाएगा और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला। और जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसा ही हुआ, 90 के ऊपर जाएगा और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला। तो वही जो एक बार फिर बात हो रही है कि अगर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कतारों की, जो पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज था, क्या वो उस रिकॉर्ड को बंगाल की जनता तोड़ेगी या कैसे रहेगा, इसी पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंख और डमरू की आवाज के बीच वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव की पूजा के आध्यात्मिक मायने हैं। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में ही स्थित मां अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में 700 किलो वजन के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को भी देखा। पीएम मोदी का वहां मौजूद लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सभी का अभिवादन किया और उनके लिए मंगल की कामना की। स्वस्तिस्तुर्विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचन्द्रिं ब्रुवन्तु नः। शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यथा शनि। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। जामिषुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगत शिवेन वच गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सत यद्यवोचतरि पयो खरीगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रदिशः शन्तु मह्यम् अब्रो अकारिखं जिशो रशशबारं नस्य धाम अनुभधमावहमादय स्वं दुभ्याय चानन्याय च प्रसूवरीः अश्वायि वषदित्वरीर्वीरुधः पारैषवः। दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि काशीश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वान् पुमान् कुशं परिपातु विश्वतः। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भ्यो भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति। पुरुषः पुरुषः सदायुर्भवति भवति सदाय पुरुषः सदाय पुरुषः पुरुषः सदाय सदाय पुरुषः सतेन्द्रियः सतेन्द्रियः पुरुषः सदाय सदाय पुरुषः सतेन्द्रियः पुरुषः सदा आयो पुरुषः सतेन्द्रियः सतेन्द्रियः पुरुषः पुरुषः।
तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जिसका प्राचीन महत्व है उसको भी समझते हुए देखते हुए जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यूपी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी बदलने वाला मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आखिर ये गंगा एक्सप्रेसवे है क्या? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। तो किन जिलों से गुजरेगा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये पूरा मैप, जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इन 12 जिलों को जोड़ेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है, जिसके रास्ते में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। 2635 हेक्टेयर क्षेत्र विनिर्माण और लॉजिस्टिक हब यहां पर बनने जा रहा है और लॉजिस्टिक लागत होगी कम, यानी कि साफ तौर पर जो सप्लाई चेन है वो मजबूत होगी और ऐसे में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। शहरों और एक्सपोर्ट मार्केट तक सीधी पहुंच बढ़ाएगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। ग्रामीण आय बढ़ेगी और रोजगार और पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी इस गंगा एक्सप्रेसवे के चलते। तो आर्थिक गलियारा बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा है ये और 6 लेन है, जिसे 8 लेन तक विस्तारित करने भी योग्य है। ये यूपी का एक नया ग्रोथ इंजन गंगा एक्सप्रेसवे। 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये फिलहाल और 8 लेन तक विस्तार योग्य है ये, यानी कि बढ़ते समय के साथ, बढ़ती आबादी के साथ इसको 8 लेन किया जा सकता है। ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है ये। इसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया गया है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा भी है इसमें, जिसका आर्थिक लाभ के अलावा रणनीतिक महत्व भी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है और जो अब साकार होने जा रहा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का एक नया ग्रोथ इंजन साबित होगा ये। मेरठ और प्रयागराज के बीच दूरी कम होगी, आर्थिक लाभ तो ये पहुंचाएगा ही, साथ ही जिस तरह से ये 12 जिलों को जोड़ रहा है इसका एक रणनीतिक महत्व भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और खबरों में आगे बढ़े, लेह लद्दाख के लिए आज का दिन बेहद अहम है। थोड़ी देर पहले यहाँ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेह टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पवित्र अवशेषों को जीवेतसल लाया जा रहा है। इस दौरान भव्य रोड शो भी हो रहा है। स्वागत में लोगों का सड़क पर हुजूम उमड़ा है। बता दें कि एयरफोर्स के विशेष विमान से पवित्र अवशेष दिल्ली से ले लाए गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना स्वागत समारोह में शामिल हुए। बता दें कि ये पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरवा प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़े हुए हैं और 1 मई से 14 मई 2026 तक लेह के जीवेतसल चोगलमसर में आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। तो 1 से 14 मई तक अवशेषों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। जीवेतसल ही क्यों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो दलाई लामा का प्रमुख आध्यात्मिक शिक्षण स्थल है। पहली बार बुद्ध के अवशेषों का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था 127 साल पहले। कपिलवस्तु से निकाले गए अवशेष वैश्विक शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। 15 मई को पवित्र अवशेषों की वापसी भी होगी। तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है भगवान बुद्ध के अवशेषों को, पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए। प्रमुख कार्यक्रम लेह में इस दौरान क्या होंगे? पवित्र अवशेषों के दर्शन आप कर सकते हैं। भव्य जुलूस और पारंपरिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया जा रहा है।
साथ ही ध्यान सत्र और योग शिविर भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हिमालयी बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं सुबह से ही। और अगर हम बात करें तो अभी 11 बजे के इस वक्त जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया है। 39.97% हुआ है मतदान अभी तक। यहाँ पर सुबह 11 बजे का ये आंकड़ा है। 39.97% मतदान यहाँ पर हुआ है, यानी कि करीब 40% मतदान है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मतदान पूर्व बर्धमान में 44.50%। पूर्व बर्धमान से खबर आ रही है, तो वहीं नदिया में 40.34%, हावड़ा में 39.45%। ये अभी 11 बजे के आंकड़े हैं। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो 38.43% यहाँ पर वोटिंग हुई है। साउथ 24 परगना में 37.92% वोटिंग यहाँ पर हुई है। सुबह से ही हर बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतदान प्रतिशत में तब्दील हुआ है। 36.78% मतदान हुआ है कोलकाता साउथ में। कोलकाता नॉर्थ में 38.39% वोटिंग हुई है। इसमें शहरी इलाके भी हैं और दूरदराज के ग्रामीण इलाके भी 142 सीटों की वोटिंग में शामिल हैं। हुगली की बात करें तो 43.12% मतदान यहां पर हुआ है, यानी कि रफ्तार पकड़ ली है वोटिंग ने। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी, पूरे रफ्तार के साथ जारी। फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवा, महिलाएं सभी अपने घर से बाहर निकल रही हैं। सुबह 11 बजे तक का आंकड़े की बात करें तो 39.97% यहाँ पर वोटिंग मीटर में आंकड़ा कैद हो गया है। पूर्व बर्धमान 44.50%, 11 बजे तक यानी कि 40% को पार कर दिया है। सुबह 11 बजे तक नदिया 40.34% वोटिंग हुई है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल दूसरे चरण का मतदान, वोटर्स पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। हावड़ा में 39.45% मतदान हुआ है। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग, बम्पर वोटिंग का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी साफ नजर आ रहा है। नॉर्थ 24 परगना में 38.43% वोटिंग हुई है। और आगे बात करें तो यहाँ पर साउथ 24 परगना 37.92% यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वोट मीटर में। दूसरे चरण में सुबह से लेकर अब तक ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोलकाता साउथ 36.78% वोटिंग हुई है। आधा दिन भी अभी बीता नहीं है। 38.39% कोलकाता नॉर्थ से आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है। निर्वाचन आयोग के चाक चौबंद इंतजाम, हुगली में 43.12% वोटिंग हुई है। 43.12। तो काफी अच्छे आंकड़े सामने आ रहे हैं और अनुमान नहीं जताया जा रहा है कि आंकड़े और तेजी से बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर आ रही है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाने क्षेत्र के गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में आज सुबह एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग 9वीं से 13वीं मंजिल तक फैल गई। आसमान में काले धुएं का गहरा गुबार छा गया और पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। राहत की बात यह है कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति को तुरंत नियंत्रण में करने का निर्देश दिया है। तो इंदिरापुरम में आग लगने की घटना सामने आई है। हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई और तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी भयावह यह आग, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। भारतीय थल सेना ने अपने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हर बटालियन में अश्विनी पलटन बनाई है। इनमें सैनिक ड्रोन युद्ध में कुशल होते हैं और भविष्य की जंगों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत तकनीक से परिचित होते हैं। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने गुजरात में आर्मी के एक ड्रोन ट्रेनिंग लैब का दौरा किया। 2021 में दुनिया एक नई किस्म की जंग को लेकर सचेत हो गई। वो जंग जो कि कई सालों से अपनी आहट दे रही थी। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाग के ऊपर जो जंग हो रही थी वो ज़्यादातर ड्रोन से लड़ी गई और ड्रोन्स के ऊपर ही डिसाइड की गई। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया या उस पर हमला किया तो कीव और खार्किव सिटीज़ पर अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बमबारी कर दी हज़ारों की संख्या में, जिसका जवाब यूक्रेनियंस ने काउंटर यूएस सिस्टम्स बना के दिया जो कि इतने प्रोफिशिएंट थे कि उनका स्ट्राइक रेट 90% है। यानी कि कोई भी रशियन लॉइटरिंग म्यूनिशन या कॉम्बैट ड्रोन जो उनकी एयर स्पेस में घुसता है उनके 90% हवा में ही यूक्रेनियंस मार गिराते हैं। इनफैक्ट इतने निपुण हो गए हैं यूक्रेनियंस और उन्होंने एक इन हाउस इंडस्ट्री बना ली है कि वो अब गल्फ कंट्रीज़ को इस ईरान की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में गल्फ कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स की तबाही झेल रहे हैं। निर्दोष नागरिकों को बड़ी बेरहमी से एक आतंकी हमले का निशाना बनाया गया। हर एक नागरिक का एक ही संकल्प था कि दुश्मन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर बना। एक ऐसी तेज और निर्णायक कार्रवाई जो दुश्मन को हमेशा याद दिलाएगी कि भारत न तो भूलता है और न ही माफ करता है। दुश्मन की ड्रोन से होने वाली कार्रवाई का हमने पहले से ही पता लगा लिया था और इसीलिए जवाब में हमने बहुत एक सुदृढ़ काउंटर ड्रोन ग्रिड का संरचना कर लिया था। इसीलिए जब दुश्मन ने अपने ड्रोन से हमला किया तो बिना किसी क्षति के और बिना किसी नुकसान के हमने उसके सारे इरादों को नाकार किया। ईरान ने एसिमेट्रिक लड़ाई या एसिमेट्रिक जंग लड़कर दो सुपर पावर्स, न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये इस तरह के फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर या भविष्य के वॉरफेयर का एक नमूना है। हमारी भारतीय फ़ौज या इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर में ज़बरदस्त कामयाबी दिखाई है, पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कामिकाज़े ड्रोन्स को शूट डाउन करने में, वो इस बात का सबूत है कि हमारी इंडियन आर्मी के ड्रोन ऑपरेटर्स या ड्रोन वॉरियर्स कितने स्किल्ड हैं, कितने निपुण हैं और हमारी इन हाउस तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी मजबूत है। कैमरा पर्सन विकी के साथ भुज से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। और थॉमस कप में आज भारत ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में चीन से भिड़ेगा। पहले ही क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी भारतीय टीम की कोशिश जीत के साथ शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 8 में प्रवेश करने की होगी। इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारत ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। गाजियाबाद ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।
तो वहीं महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीत चुकी भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान विजेता निशानेबाजों को जीत की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष कुंवर सुल्तान सिंह ने कहा कि इस तरह की चैंपियनशिप का उद्देश्य शूटिंग खेलों के प्रति नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक आने का मंच प्रदान करना है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल ने इस तरह की स्पर्धाओं को युवाओं के लिए अहम बताया। हमारे जो जूनियर एथलीट्स हैं, जो अभी शूटिंग कायरो इजिप्ट में हुई थी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। जिसे कहते हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे मतलब इंडिया की रैंकिंग रहना, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और डेफिनेटली इंडिया आगे इंक्रीज़ करता ही जा रहा है और ये रुकेगा नहीं। अब ओपन शूटिंग गाजियाबाद चैम्पियनशिप हुई है। ये बहुत ही एक कुशल लेवल का एक प्रोग्राम था, एक अच्छे लेवल की एक प्रतियोगिता थी, जिससे कि ग्रास रूट लेवल के जो एथलीट हैं वो आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया के मेडल्स डे बाय डे इंक्रीज होंगे। स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस खेल का एवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ से आज जो इनकी पार्टिसिपेशन का लेवल है, स्कोर्स का लेवल है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारी जो नर्सरी है कल के जो शूटर्स की, वो कितनी ज़बरदस्त है और कितनी आगे तक चलने वाली है। तो हमारा एक यही उद्देश्य रहता है, सरकार का भी यही उद्देश्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मानना है कि हम बच्चों को आगे से आगे ऐसी प्रतियोगिताएं करवाएं जहां उनको एक्सपोजर मिले। भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समोआ में जारी राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप और संबंधित यूनिवर्सल कप में प्रतियोगिता के दूसरे दिन 4 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेटलिफ्टर सुनील सिंह ने 65 किलोग्राम पुरुष वर्ग के स्नैच और क्लीन एवं जर्क में कुल 271 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सांगफा गोगोई ने 58 किलोग्राम महिला वर्ग में और अभिनव गोगोई ने 71 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के चारू पेसी ने 289 किलोग्राम के कुल भार के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने वाली जम्मू कश्मीर की टीम को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर की टीम ने फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। सम्मान समारोह के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि ये जीत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और खेलों के प्रति नई ऊर्जा का संचार करेगी। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो से खास बातचीत में टीम के कप्तान पारस डोगरा ने इस जीत को पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि टीम ने हर मैच को एक नई चुनौती की तरह लिया और अंत तक लड़ने का जज्बा बनाए रखा। आईपीएल में आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपनी लय पाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस टीम ने अब तक 7 में से 5 मुकाबले गंवाए हैं और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में 5 जीत हासिल करने वाली SRH की निगाहें जीत की लय को बरकरार रखते हुए टॉप 4 में अपनी स्थिति और मजबूत करने पर होगी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस समूह से अलग होने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को तेल निर्यातक देशों के संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर सऊदी अरब के लिए जो इस समूह का प्रमुख नेतृत्व करता रहा है। ये निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब पश्चिम एशिया तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही भारी दबाव में है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता का सामना कर रही हैं।
मौसम की बात कर लेते हैं तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आंधी और बिजली के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी गरज के साथ आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अगले 2 दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम को बनाया सुहावना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।